हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है केमिस्ट्री हमारी 100 इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों। इससे पहले भी मैं आपको इस चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। इसके बाद यार एक वीडियो और आएगी, उसमें बच्चों सारे क्वेश्चंस करा दूं, क्योंकि ये चैप्टर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आप सभी जानते हो बच्चों कि इस टाइम जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पूछो मत। एक एक दिन में बच्चों 2-2 लाख पेशेंट निकल रहे हैं। तो आप सभी घर बैठकर स्टडी कर सको, इसके लिए अनअकैडमी ने अपना सेल्स ऑफर लॉन्च कर दिया बच्चों। और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स बच्चों पढ़ाने वाले हैं, जो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। तो ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी। और यहाँ पर एक और सुनहरा अवसर आपके लिए ये बच्चों कि अगर आप अनअकैडमी पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। और अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए 4 मंथ्स का एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों मैंने लिंक दे रखी है। आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, 6th में हो, किसी भी क्लास में हो, उस पर क्लिक करो और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। और आपकी जो भी शिकायतें हैं बच्चों, वहां पर आप एक ऑप्शन होता है टॉक टू एन एक्सपर्ट, तो वहां पर आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो और वो आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो ऑफर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, केवल और केवल शुरुआती 1000 लर्नर्स के लिए है, ठीक है ना। केवल 1000 लर्नर्स के लिए है। तो अगर आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर क्लिक करो। जिस क्लास में उसी पर क्लिक करना। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप वहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अनअकैडमी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बात कर सकते हो। तो आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो यहां पर देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख दिया बच्चों, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, वीडियो जिससे बड़ी हो जाती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये कह रहा है बच्चों कि गोल्ड सॉल्ट अगर हम बनाना चाहते हैं तो बनाने की विधि का जो है उसे समीकरण को हमको लिखना है। तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, जब AuCl3 और एक क्लोराइड के जलीय विलयन को SnCl2 के द्वारा अपचयित करते हैं तो इसका जो स्थायी सोल है वो हमको प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों देखो AuCl3 है तो यहां पर आप लिखोगे 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 इज गिवन यू, ये अलग हो जाएगा 2Au, ये आपका गोल्ड सोल, ये तो अलग हो गया, प्लस 3SnCl2 है। अब Cl देखो यहां पर भी कितने 2 3 6 है, यहां देखोगे तो 3 दूनी 6 है। तो बच्चों आपको क्या करना है, 3SnCl4, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2 3 6, मतलब वो बन जाएगा। तो ऑरिक क्लोराइड है, ये गोल्ड सोल बना रहा है, और ये स्टेनस क्लोराइड है, ये स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम गोल्ड सोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ऑरिक क्लोराइड के जलीय विलयन को SnCl2 के द्वारा अपचयित करते हैं। ऐसा करने से हमें स्थायी गोल्ड सोल प्राप्त हो जाता है। और रिएक्शन हमारी इस टाइप से होने वाली है, 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 इज गिवन यू 2Au। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यही हमारा गोल्ड सोल है, यही क्या है, गोल्ड सोल है। और प्लस 3SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया ना, दिक्कत तो नहीं है, हो तो बता देना, ठीक है। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। पेप्टाइजेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे बच्चों इसमें, तो यहां पर लिखा हुआ बच्चों, ताजे प्राप्त अवक्षेप में कोई ऐसा अभिकर्मक मिलाया जाता है कि अवक्षेप जो है वो कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अभिकर्मक हम मिला रहे हैं उसको हम लोग पेप्टीकारक कहते हैं। और ये जो मेथड है, ये जो विधि है बच्चों, ये पेप्टीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे प्राप्त अवक्षेप में FeCl3 का विलयन मिला दें तो हम देखते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप है वो कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें बच्चों FeCl3 जो हमने मिलाया है ये किसका काम करेगा, पेप्टीकारक का। तो यहां पर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं बच्चों, ये है हमारा FeOH का होल थ्राइस। क्या है, FeOH का होल थ्राइस, मतलब ताजा प्राप्त अवक्षेप है। ये क्या है, ताजा प्राप्त अवक्षेप, समझना बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और यहां पर हम क्या मिला रहे हैं बच्चों, FeCl3, क्या मिलाया जा रहा है, FeCl3। तो क्या होगा, इसके जो आयंस Fe आयंस इस FeOH के होल थ्राइस के चारों तरफ फैल जाएंगे। यहां दिखाओगे Fe+3, Fe+3, Fe+3,
Fe+3, Fe+3 एंड Fe+3। इस तरीके से बच्चों हम इसको दिखा देंगे और यही जो है, ये जो अवक्षेप है, यही आगे जाके कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है। कोलाइडी आकार के कण अवक्षेप के कणों से छोटे होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप हर एक जगह Fe+3 दिखा दोगे, हर एक जगह। तो हमने क्या देखा कि ताजे प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में FeCl3 विलयन मिलाने से जो ताजा प्राप्त अवक्षेप है ये कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हम FeCl3 बच्चों यहाँ पर मिला रहे हैं ये हमारा एक पेप्टिक कारक होगा, क्योंकि इसी ने ताजे प्राप्त अवक्षेप को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित कर दिया। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, ताजे प्राप्त अवक्षेप में कोई ऐसा अभिकर्मक मिलाया जाता है कि जो अवक्षेप है वो कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे अभिकर्मक को हम पेप्टिक कारक कहते हैं और ये जो मेथड है, ये जो विधि है बच्चों, वो पेप्टिकरण कहलाती है। समझ में आ गया ना? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर के दोनों क्वेश्चंस को मिटा रहा हूं। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे आपके दोस्त भी हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। बोर्ड एग्जाम, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, आप सभी जानते हो बच्चों। ठीक है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को ऊपर वालों को मिटा दे रहा हूं। और यार बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे आगे देखा जाएगा, बट अभी आपका फोकस होना चाहिए पढ़ने पर। ठीक है, अभी आप केवल पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो। अगर बोर्ड एग्जाम होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार। ये जो पढ़ रहे हो आगे जाके कहीं ना कहीं काम ही देगा आपके लिए। पढ़ाई बेटा कभी व्यर्थ नहीं जाती, आप सभी जानते हो, होशियार हो इतने तो। ठीक है, वैद्युत कण संचलन या वैद्युत कण संचरण होता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों हम। तो यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, पहले ये हमने मिटा दिया। तो यहां पर बच्चों लिखा हुआ है, कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश दोनों प्रकार के कोलाइडी कण होते हैं हमारे। जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो कोलाइडी कण हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर ये स्कंदित हो जाते हैं। ये जो घटना है बच्चों, इसी को हम लोग विद्युत कण संचलन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे करके आप इस एग्जाम्पल को समझिए। मैं यहाँ पर 2 डायग्राम बनाऊंगा, दोनों को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ प्लस और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ माइनस। ऐसे ही मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा। और जब बोर्ड परीक्षाओं में अगर वैद्युत कण संचलन पूछा जाए तो आप ये दोनों डायग्राम बना के जरूर आओगे, अगर बड़े में पूछा रहा क्वेश्चन तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम करूंगा मैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है बच्चों, और यहां पर बच्चों में लेने वाला हूं यहां पर आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन। यहां पर क्या लिया जा रहा है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो ये किसका है, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 का कोलाइडी विलयन। ठीक है, का कोलाइडी विलयन। बच्चों इसमें हम लोग ले रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, यहां पर क्या लिया जा रहा है, FeOH का होल थ्राइस का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। ठीक है, यहां पर हमारा प्लस है और यहां पर हमारा माइनस है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इतना समझ में आ गया। अब बच्चों होता क्या है, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनसे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो आर्सेनिक कोलाइडी विलयन है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है, इसके जो कोलाइडी कण हैं वो क्या करते हैं, धनावेशित जो इलेक्ट्रोड है इसकी ओर गति करने लगते हैं। किसकी ओर, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं और यहां पर पहुंचकर ये स्कंदित हो जाते हैं। यहां पर पहुंचकर क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। यहां पर पहुंचकर ये क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, यहां पर स्कंदन हो जाता है। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर्सेनिक सल्फाइड के जो कोलाइडी कण हैं उन पर कैसा आवेश होता है, अरे यार ऋणावेश होगा ना, तभी तो वो धनावेश की ओर गति करेंगे, और जिन पर धनावेश होगा वो ऋणावेश की ओर गति करेंगे। वहां पर थोड़ा उल्टा होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या होता है बच्चों कि जो कोलाइडी कण हैं वो ऋणावेश की ओर गति करते हैं। कहां पर, ऋणावेश की ओर गति करते हैं यहां पर, और यहां पर पहुंचकर ये स्कंदित हो जाते हैं। यहां पर क्या हो जाता है, इनका स्कंदन हो जाता है। तो हम पहचान सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में जो कोलाइडी कण हैं वो किस प्रकृति के होंगे, धनावेशित प्रकृति के होंगे, और आर्सेनिक सल्फाइड में जो कोलाइडी कण हैं वो कैसी प्रकृति के होंगे, वो ऋणावेशित प्रकृति के होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम वैद्युत कण संचलन को समझ सकते हैं। कोलाइडी कणों पर ऋणावेश या धनावेश कुछ भी हो सकता है, और जब कोलाइडी विलयन में हम लोग विद्युत धारा, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। ठीक है, इनसे क्या क्या होगा, विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे। ऐसे करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कोलाइडी कण हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड में जो कोलाइडी कण होंगे वो
एनोड की ओर गति करते हैं, और फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडी कण हैं बच्चों वो कैथोड की ओर गति करते हैं, और कैथोड पर पहुंचकर स्कंदित हो जाते हैं, और ये एनोड पर पहुंचकर स्कंदित हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर स्कंदित हो जाते हैं। इसी घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है। तो कोलाइडी कण हमारे दो प्रकार के होंगे, कोलाइडी विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन और धनावेशित कोलाइडी विलयन। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं हो तो बता देना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर गंदा पानी है उसको साफ करने के लिए फिटकरी का ही यूज क्यों किया जाता है। समझना बच्चों, देखो जो गंदला पानी है उसमें मिट्टी, रेत, धूल, बालू, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इन पर कैसा चार्ज होता है जानते हो, नेगेटिव चार्ज। लेकिन फिटकरी है, फिटकरी को जल में घुला जाता है तो ये आयंस में टूट जाती है, K+, Al+3 इन आयनों में टूट जाती है। इसके जो धनावेशित आयन है और जो गंदला पानी है उसमें धूल, मिट्टी, वो कैसे प्रकृति के, ऋणावेशित प्रकृति के, ये आपस में स्कंदित हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे आयंस हैं ये क्या करते हैं, उनको स्कंदित कर देते हैं। समझना, गंदले पानी में मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धियां कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, जो पानी है, गंदला पानी है, उसमें मिट्टी, रेत आदि की जो अशुद्धियां हैं बच्चों, वो कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित रहती हैं। ये कोलाइडी कण ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी कणों की अशुद्धि दूर करने के लिए जल में फिटकरी, इसको कहते हैं पोटाश एलम, फिटकरी डाली जाती है। अब फिटकरी डालने से क्या होने वाला है वो समझिए। फिटकरी सूत्र क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। ये जो फिटकरी है बच्चों जल में घुलकर K+, Al3+ तथा SO4- आयनों में टूट जाती है। जो हमारी फिटकरी है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, जब ये जल में घुलती है तो ये आयनों में विघटित हो जाएगी। किस किस में टूटेगी, K+ आयनों में, Al+3 आयनों में एंड SO4- आयनों में वियोजित हो जाती है, या टूट जाती है, विघटित हो जाती है, वियोजित हो जाती है। K+ और Al3+ जो है आयंस, ये ऋणावेशित कणों का स्कंदन हो जाता है। इनके द्वारा क्या होगा, K+ और Al+3 के द्वारा जो कोलाइडी कण है हमारे ऋणावेशित प्रकृति के, मिट्टी, रेत, ये ऋणावेशित प्रकृति के हैं, ये इनका क्या होगा, स्कंदन हो जाएगा, और ये जल में क्या होते हैं, स्कंदित होने के बाद जल में भारी हो चुके हैं, अब ये जल में नीचे बैठ जाएंगे और पानी हमारा ऊपर साफ हो जाता है, और वे जल में नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार गंदला पानी जो है बच्चों वो साफ हो जाता है। क्लियर है। तो कुछ नहीं यार, जो गंदला पानी है उसमें मिट्टी, रेत, ये सारी चीजें होती हैं। ये कोलाइडी कण जो हैं वो ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। जब इसमें हम फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी में आयंस आप सभी जानते हो K+ है, Al+3 आयंस ये होते हैं, और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये जो धनावेशित आयंस हैं, उन ऋणावेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं, और स्कंदित होने के बाद क्या होता है, वो कोलाइडी कण जो है ऋणावेशित प्रकृति वाले वो भारी हो जाते हैं और जल में नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो गंदला पानी है वो साफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन मैं भी आपको कराने वाला हूं। 5 क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगा, और पांचों के पांचों यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस को अभी तैयार कर लेना, और बच्चे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस चैप्टर में, देखो आगे जो चैप्टर्स बचे हुए वहां से 100 टाइप क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते। पी ब्लॉक में जितने बनेंगे वो मैं करा दूंगा। ठीक है, हर चैप्टर के मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस पेशेंस रखो, मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो, 90+ का सपना देखो, तभी मजा आएगा यार। 90+ नहीं आएगा तो फिर क्या मजा आएगा। और बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम कैंसिल की डिमांड कर रहे हैं, बेटा वो आगे जाके देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई व्यर्थ जाएगी क्या आपकी? नहीं जाएगी। तो पढ़ाई पर फोकस करो, क्या दिक्कत है। अब जैसी बोर्ड एग्जाम पर कोई न्यूज़ आ जाएगी तो वो आपको बता दी जाएगी बच्चों बोर्ड एग्जाम कब होंगे। और कोरोना वायरस सर पीक पर है, तो अभी तो लग नहीं रहा है कि कोई कंडीशन की हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां, द्रव स्नेही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एग्जाम आंसर देखिए बच्चों इसका। पहले हम द्रव स्नेही कोलाइड की बात करेंगे। द्रव स्नेही कोलाइड, तो बच्चों समझिए, देखो वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइड विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। और ये जो होते हैं बच्चों, ये जितने भी कोलाइड्स हैं ये द्रव से स्नेह करते हैं, स्थायी होते हैं और उत्क्रमणीय होता है। अगर किन्हीं कारणों से
ये अवक्षेपित हो जाते हैं तो इनको फिर किसी अच्छे से विद्युत अपघट्य के द्वारा हम दोबारा से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां पर इनकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? ये द्रव से स्नेह करते हैं, द्रव से स्नेह करते हैं। नंबर 2, ये स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहां डेफिनेशन में क्या लिखोगे? वे कोलाइडी पदार्थ जिन्हें विलायक के संपर्क में लाने से ये शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं तो गोंद है आपका, स्टार्च है, जिलेटिन है, ईटीसी। ठीक है, ये द्रव स्नेही कोलाइड की बात की। अगर मैं द्रव विरोधी कोलाइड की बात करता हूं, द्रव विरोधी कोलाइड, यार एकदम इसका रिवर्स मान लीजिए, द्रव विरोधी कोलाइड ये क्या होते हैं बच्चों वो समझिए। तो यहां पर बच्चों सेम सी डेफिनेशन है, थोड़ा सा द्रव विरोधी, द्रव स्नेही, यहां पर आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। तो वे कोलाइडी पदार्थ जो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, जो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो धातुओं के कोलाइडी विलयन, जितनी भी धातुएं हैं वो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाती। धातुओं के कोलाइडी विलयन, जो धातुएं हैं उनके कोलाइडी विलयन जो है वो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। अब यहां पर भी बच्चों इनकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली क्या है? ये द्रव से विरोध करते हैं, ये द्रव से विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। सेकंड चीज बच्चों, ये अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। एंड तीसरी, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। इनको दोबारा से अगर एक किसी कारण से अवक्षेपित हो गए तो इनको दोबारा से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट क्या है? ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 विशेषता हैं। डेफिनेशन आप आसानी से बना लोगे। वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है। अगर आप इनमें से किसी गोंद को अगर मैं जल के संपर्क में लाऊंगा, अगर विलायक हमारा जल है तो उस कंडीशन में इनको द्रव स्नेही ना कहकर जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप सभी याद रखना, जल स्नेही कोलाइड। अगर हमारा विलायक क्या है? जल है, उस कंडीशन में इनको जल स्नेही कोलाइड कहा जाता है। तो गोंद का जो जलीय विलयन है बच्चों वो हमारे जल स्नेही कोलाइड होगा, क्योंकि जल जो है गोंद जो है वो जल के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइड विलयन बना लेता है और हमें जल स्नेही कोलाइड प्राप्त हो जाता है। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ये द्रव से स्नेह करते हैं, ये स्थायी होते हैं, अगर किसी कारण से अवक्षेपित हो जाते हैं तो इनको किसी अच्छे से विद्युत अपघट्य के द्वारा दोबारा से हम कोलाइड विलयन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये द्रव से स्नेह करते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड, तो वे कोलाइडी पदार्थ जो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी 3 कंडीशंस हैं इनकी, और जितनी भी धातुएं हैं उनके कोलाइडी विलयन बच्चों वो सभी के सभी द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं। 3 कंडीशन क्या है? ये द्रव से विरोध करते हैं, अगर स्नेह करते हो तो स्नेही कोलाइड कहलाते ना। ये द्रव से विरोध करते हैं, ये अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। ऐसा नहीं है कि बच्चों परमानेंटली कोलाइड विलयन में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये अस्थायी होते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब अगर ये अवक्षेपित हो जाते हैं तो इनको दोबारा से कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आज आपको 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए और लिखकर भी अच्छे से समझा दिया है। एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगी जिसमें आपको हार्डी-सुलजे का नियम है, स्वर संख्या है, रक्षण है, कुछ टॉपिक्स हमारी कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और रह गए, टिंडल प्रभाव है, ब्राउनिन गति है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। थोड़ी सी वो वीडियो बड़ी रहेगी बट वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 100 क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ना तो कोई न्यूमेरिकल आता है ना ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता, बट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसी वजह से बच्चों इसकी थोड़ी 1-2 वीडियोस बन गई हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से इनको तैयार कर लोगे। तो आज वीडियो आपको कैसे लगी यार कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।